हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टॉलमैन की थ्योरी के बारे में। टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन का अधिगम का सिद्धांत। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1886 से 1959 था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, साथ ही ये प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। इनको फाउंडर ऑफ पर्पसिव बिहेवियर भी कहा जाता है। और इन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरी और जो एसआर थ्योरी है, दोनों को कंबाइंड करके इन्होंने अपनी थ्योरी बताई। यानी कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसको मिलाकर इन्होंने सीखने की प्रक्रिया के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1932 में। इनकी थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साइन थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी प्रत्याशा सिद्धांत, और पर्पसिव थ्योरी यानी उद्देश्य सिद्धांत। इसे अन्य नामों से जाना जाता है। इसे केवल टॉलमैन थ्योरी या फिर आपको जितने भी सारे नाम हैं वो सभी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी नाम आ सकता है ना। ज़्यादातर साइन थ्योरी के नाम से आता है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, तो इसलिए आपको सारे नाम की जानकारी होनी चाहिए। पर्पसिव थ्योरी उद्देश्य सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी प्रत्याशा सिद्धांत, साइन गेस्टाल्ट चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत हो गया, और साइन लर्निंग थ्योरी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा प्रस्तुत जो अधिगम का सिद्धांत है वो व्यवहारवाद तथा समग्रवाद का एक अनोखा सम्मिश्रण कहा जा सकता है। ठीक है, इनका ये कहना था कि केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस यानी उद्दीपक और अनुक्रिया ही व्यवहार के परिवर्तित होने का कारण या व्यवहार का कारण नहीं है। ये कहते थे प्राणी केवल उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया ही नहीं करता है, यानी स्टिमुली के प्रति वो केवल रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, बल्कि हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड और गोल के प्रति हमारा कैसा स्ट्राइवेशन है, कैसे हमें गोल की तरफ जाना है, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो ये नहीं कह सकते कि हम जो रिस्पॉन्स करते हैं वो केवल स्टिमुली के प्रति करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारा एटीट्यूड होता है, वो चीज़ें होती हैं। हम गोल ओरिएंटेड हैं कि नहीं है, उस तरीके से हम रिस्पॉन्स करते हैं, उस तरीके से हम प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक, एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स बाय pursuing science to goal and learning is acquired through purposive and meaningful behavior, ऐसा टॉलमैन का कहना था। इन्होंने मोलर अप्रोच को एक्सेप्ट किया। मॉलिक्यूलर अप्रोच जो थी उसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने मोलर अप्रोच के बारे में बताया। मोलर अप्रोच क्या है? जो गोल सीकिंग है, पर्पसिव है और ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक, डिटेल में सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके, है ना। तो पहले हम ये देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग सीखने का अर्थ क्या है, लर्निंग क्या है। ठीक, तो इन्होंने ये कहा कि प्राणी सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपकों के बीच परस्पर अर्थयुक्त संबंधों को स्थापित करना सीखता है। ठीक, यही कह रहे हैं ना कि जो उद्दीपक प्रस्तुत किए गए हैं, है ना, सीखने के दौरान जितने भी उद्दीपक हैं उनको आप अर्थयुक्त, उनके मध्य अर्थयुक्त संबंध निकालेंगे। गेस्टाल्ट में भी तो यही था ना। तो उनके मध्य क्या था? पहले वो समग्रता का अध्ययन कर रहे थे, पूर्ण के बारे में जान रहे थे। तो ये यही कह रहे हैं कि जो उद्दीपक हैं उनके बीच संबंध कैसा है, अर्थयुक्त संबंध क्या है, उसको स्थापित करते हैं। हाँ, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने भूल भुलैया में चूहे पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो बताया है। ठीक है, तो टॉलमैन जो थे वो व्यवहारवादियों की तरह से व्यवहार को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करने के स्थान पर किस पर बल देते थे? एज अ होल पर बल देते थे, संपूर्ण रूप में अध्ययन करने पर बल देते थे तथा व्यवहार को उद्देश्यपूर्ण मानते थे। ठीक, तो जो भूल भुलैया था, भूल भुलैया में चूहे की गतिविधि का अध्ययन करते हुए टॉलमैन ने ये देखा कि चूहा सीखता है कि उसे कहाँ जाना है, बाएं जाना है, सीधे जाना है, दाएं जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, सीधे जाने पर क्या है, बाईं ओर जाने पर क्या है, दाईं ओर जाने पर क्या है। तो इस क्या है को जानने की प्रक्रिया में उसने अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्राणी अपनी संज्ञानात्मक योग्यताओं की सहायता से हमारे संज्ञान में जितनी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग जो संपूर्ण परिस्थिति है, जो पूरा भूल भुलैया था, उसका एक मानसिक चित्र हमारे दिमाग में
विकसित हो गया। ठीक, जिसको क्या कहेंगे, कॉग्निटिव मैप कहेंगे। यानी कॉग्निटिव मैप क्या है कि कोई जो दी गई सिचुएशन है उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी सूचनाएं अवेलेबल हैं उनका मानसिक विवरण है ना। अब भूल भुलैया में दाईं ओर क्या है, बाईं ओर क्या है, जब आप चिड़ियाघर जाते हैं तो आप पूरा मैप देखते हैं ना स्टार्ट की कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अगर पहले आपको शेर देखना है तो आप उस तरफ जाएंगे, फिर अगर आपको जो है सांप देखने हैं तो आप अलग डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। भूल भुलैया का ये मतलब है कि जो आपका लक्ष्य है, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो आपको ये बता रही है कि गोल ओरिएंटेड है, आप गोल के प्रति आपकी जो बिहेवियर है उसके बारे में बात हो रही है। तो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में जो हमको दी गई है, उसका एक मानसिक विवरण हमारे दिमाग में बन जाता है। वो क्या कहलाता है, कॉग्निटिव मैप कहलाता है। ठीक, कॉग्निटिव मैप जब बन जाता है उसके उपरांत यदि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला जो पथ होता है, ठीक, अगर वो सही नहीं है ना, अगर हमें सीधे जाना है लेकिन सीधे जो है कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर बारात जा रही है या फिर खुदाई हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव मार्ग उसका ढूंढ लेते हैं ना, एक वैकल्पिक पथ खोज लेते हैं। ठीक, तो यही वो कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक नक्शा जब हमारे दिमाग में पूरी तरीके से बन गया और सामान्य रूप से जो प्रयोग किए जाने वाला रूट था अगर वो नहीं सही है, उसमें अवरोध है, तो हम उसका एक अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लेते हैं। ठीक, उसके बाद लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते होते हैं, टॉलमैन ये कहते हैं कि जो प्राणी है वो सबसे सरल और सबसे छोटे पथ को अपनाता है, जो सबसे सरल हो और जो सबसे छोटा हो उसको अपनाता है। इसको क्या कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी न्यूनतम प्रयास का नियम कहलाता है। ठीक, तो इस संप्रत्यय के अनुसार सीखना जो है वो एसआर थ्योरी की तरह मैकेनेटिक नहीं है, मशीनी यांत्रिक प्रयास नहीं है, बल्कि ये क्या है कि एक दी गई परिस्थिति में व्हाट लीड्स टू व्हाट, क्या किसको अग्रसित करता है, इसको खोजने की प्रक्रिया है। उनके जो प्रयास हैं अन्वेषण से, तो प्राणी क्या करता है कि एक घटना को दूसरी घटना से, एक चिन्ह को दूसरे चिन्ह से जोड़ने का प्रयास करता है। इसी वजह से इस थ्योरी को साइन थ्योरी कहा जाता है, साइन लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, साइन गेस्टाल्ट लर्निंग कहा जाता है, क्योंकि हम सीखने की प्रक्रिया में एक साइन को जो दूसरे साइन हैं उनसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि टॉलमैन ने सीखने में जो है 3 चरों को बताया है, वो 3 चर देख लेते हैं क्या क्या हैं। पहला है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो चर होता है जिसका प्रभाव पड़ता है और ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा टॉलमैन कहते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एलिमेंट को प्रभावित करते हैं, तो इन्वायरमेंटल स्टिमुली मतलब जो पर्यावरण से संबंधित उद्दीपक है उसके बारे में बात की है, या आप इसको कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टिमुली है वो। ठीक, उसके बाद है साइकोलॉजिकल ड्राइव्स। आपकी साइकोलॉजिकल ड्राइव्स क्या हैं, आपके मनोवैज्ञानिक प्रणोद कौन कौन से हैं, प्यास लगना, भूख लगना, ये सब। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। प्रीवियस ट्रेनिंग, आपको जो प्रीवियस ट्रेनिंग है, जो पुराना जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व नॉलेज है, प्रशिक्षण है, वो क्या है। और लास्ट क्या है, मैच्योरिटी ऑफ एज। ठीक, उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो ये 5 तत्व हैं इन्हें अन्य 2 भागों के अंदर रखा गया, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या हो गया, मैच्योरिटी ऑफ एज हो गई। ठीक है, आपकी जो ट्रेनिंग हो गई वो हो गई। ठीक, एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ये फैक्टर हैं इनको उन्होंने अलग जो 2 पार्ट्स बताए हैं उसके अंदर रखा है। नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, आश्रित चर। आश्रित चर कौन सा चर होता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्राणी होता है, उसके बिहेवियर से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक, बिहेवियर कैसा होता है, एक्टिव एंड सेलेक्टिव। बिहेवियर इज़ पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। ठीक, ये यांत्रिक नहीं होता है ना, मॉलर होता है, यानी हम जितनी भी चीज़ें हैं सबको एक साथ उनके बारे में अध्ययन करते हैं, एकीकृत व्यवहार के बारे में। बिहेवियर क्या है, एक चेन है, जो भी हम एक्शंस करते हैं अपने गोल के प्रति, अपने गोल को हासिल करने के लिए, वो क्या है, बिहेवियर में है। ठीक, उसके बाद
तीसरा चर कौन सा है? मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर कौन सा चर होता है? कैन नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम बिहेवियर एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर, यानी हम इसे निष्कर्ष रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, एक जो पर्पसिव और कॉग्निटिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो इसमें आते हैं बिहेवियर के। जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, आपका जो बिहेवियर एडजस्टमेंट होता है, वो सारे चर इसमें आते हैं। इन्हीं चरों को इन्होंने 1952 में रिवाइज्ड किया और फिर इनको क्या नाम दिया? नीड सिस्टम, द बिलीफ और द बिहेवियर स्पेसिस। ठीक, इन्होंने सीखने के 3 सिद्धांत बताए। क्या? कि जो सीखना है वो कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित। सीखने में पर्यावरण के घटक जो हैं वो उसको प्रभावित करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, और प्राणी के द्वारा सीखने के लिए न्यूनतम और सरल पथ का चुनाव किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जिसे कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि टॉलमैन ने मॉलिक्यूलर अप्रोच को ना अपनाकर कौन सी अप्रोच को अपनाया है? मॉलर अप्रोच को अपनाया है, एकीकृत अप्रोच को अपनाया है इन्होंने आणविक अप्रोच के स्थान पर। ठीक, ये जो मॉलर है इसका मतलब है बाय मीन्स ऑफ लार्ज यूनिट्स। जो लार्ज यूनिट्स होती हैं यानी एकीकृत व्यवहार, अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स के बारे में नहीं अध्ययन करता है ना, ये व्यवहार की तरह अलग अलग छोटे तरह से अध्ययन नहीं करता है, ये एज अ होल अध्ययन करता है, गेस्टाल्ट की तरह। ठीक, एज अ होल अध्ययन ये करता है। ठीक, ये यांत्रिक नहीं है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है, ये छोटे छोटे भागों के रूप में अध्ययन ना कर कर पूर्ण रूप से अध्ययन करता है ना। तो टॉलमैन ने व्यवहार को क्या बताया? उद्देश्यपूर्ण परिपूर्णता वाली संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है उसके रूप में अध्ययन करने पर बल दिया। जैसे भूल भुलैया में दौड़ता चूहा, स्कूल जाता छात्र, ठीक है, काम करता हुआ मजदूर, खाना बनाती हुई स्त्री, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पर बल देने के कारण ही टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत को पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पर्पसिव बिहेवियर, अभी मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही बताया भी था कि फाउंडर कहलाते हैं ये पर्पसिव बिहेवियर के। ठीक है, तो पर्पसिव बिहेवियर यानी उद्देश्यपूर्ण जो व्यवहारवाद है वो किसके नाम से है? टॉलमैन के नाम से है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं स्थान बनाम अनुक्रिया, प्लेस वर्सेस रिस्पॉन्स। टॉलमैन ये कहते थे कि सीखता है जब प्राणी सीखता है तो उस विशिष्ट उद्दीपक के प्रति वो विशिष्ट अनुक्रिया करना नहीं सीखता है, बल्कि वो अपने गोल्स के प्रति उन स्थानों को सीखता है, उन प्लेसेस को सीखता है जहाँ पर वस्तुएं वास्तविकता में होती हैं। ठीक है, उसको सीखता है। वो ये नहीं सीखता कि विशिष्ट अनुक्रिया करना सीख रहा है, वो नहीं सीख रहा है, वो उस जगह को सीख रहा है। इसके लिए इन्होंने जो अपना वही चूहे वाला प्रयोग किया है, तो एक टी आकार का जो भूल भुलैया था, ठीक है, उसमें एक द्वार से प्रवेश करके दाएं मुड़कर भोजन रख दिया जाता था। तो इस चीज़ की चूहे को ट्रेनिंग दी गई। टी आकार का वो था, उसमें क्या किया गया कि दाएं में भोजन रख दिया गया। अब चूहा जाता था, दाएं में उसको भोजन मिल जाता था। ठीक, फिर एक बार क्या किया कि जो द्वार था उसको बदल दिया गया, है ना, जो खाना था वो दाएं जगह पर ना रख कर बाएं जगह पर रख दिया गया। तो उन्होंने ये देखा कि चूहे ने तुरंत अपनी क्रिया में परिवर्तन किया और बाईं ओर मुड़कर भोजन प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बताया कि जो इंसान है, जो प्राणी है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो प्लेस जो होती है वो सीखता है ना, वो कोई फिक्स्ड मूवमेंट सीक्वेंस नहीं सीखता है। वो क्या करता है, जो समग्र परिस्थिति है उसको पूर्ण रूप से जान लेता है। ठीक है, वही जैसा कि उन्होंने बताया ना, संज्ञानात्मक नक्शा, कॉग्निटिव मैप, आपके दिमाग में चीज़ें सारी छप जाती हैं। ठीक, आप उस अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, राइट में नहीं, एक बार लेफ़्ट में देख लेते हैं, है ना, तो उसको लेफ़्ट में देखा, उसने मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि उसका यहाँ पर ये अनुक्रिया जो उसने सीखी वो केवल ये नहीं थी कि उसने अनुक्रिया सीखी, नहीं, उसने उस स्थान को सीखा, है ना, कि जो अगर परिस्थिति बदल भी दी गई तो उसने किसी निश्चित स्थान पर पहुँचना सीखा था, कोई निश्चित अनुक्रिया करना नहीं सीखा था। ठीक, एक अन्य प्रयोग में क्या किया कि भूल भुलैया में भोजन प्राप्ति के सही रास्ते पर प्रशिक्षण चूहे को देने के उपरांत जो सही रास्ता था जहाँ पर उसे भोजन मिल सकता था, वहाँ पर क्या उस रास्ते को क्या कर दिया गया, पानी से अवरुद्ध कर दिया गया। अब क्या देखा गया कि चूहे ने तैरकर उस रास्ते को पार कर लिया और आगे अपना भोजन मिल गया उसे।
ठीक। फिर ये देखा गया कि उसे प्रकाश वाले स्थान पर पहुंचने का, जहाँ पर रोशनी थी वहाँ पर पहुंचने का प्रशिक्षण दिया गया भूल भुलैया में। फिर उन्होंने क्या किया कि 18 वैकल्पिक रास्ते खोल दिए और अंधेरा कर दिया, ठीक। लेकिन फिर भी उसने सही लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि टॉलमैन ये कहते हैं कि जो प्राणी है वो सीखता है, केवल अनुक्रिया करना नहीं सीखता है, वो अपने गोल को प्राप्त करना सीखता है, उस निश्चित स्थान पर जाना सीखता है जहाँ उसे जाना है, ठीक है। इसके बाद है पुरस्कार प्रत्याशा, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, है ना। रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी क्या है कि इस सिद्धांत को प्रत्याशा सिद्धांत भी कहते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था। एक्सपेक्टेंसी क्या, जब हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, पुरस्कार के बारे में बात हो रही है। तो लर्निंग बिहेवियर जो है वो पर्पसिव मानते समय वो ये कहते हैं कि सीखते समय जो प्राणी होता है वो रिस्पॉन्स ओरिएंटेड तो होता नहीं है, वो गोल ओरिएंटेड होता है। तो यही कारण है कि जब हम गोल ओरिएंटेड है, हमारा कोई गोल है, हमारा कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ पाने की प्रत्याशा जो होती है वो क्या होती है, वो रिवॉर्ड होती है। हम फर्स्ट क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम फर्स्ट आएंगे तो हमें वो वाली ट्रॉफ़ी मिलेगी, हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, हमें ये मिलेगा। तो ये क्या है, रिवॉर्ड है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि जब ये होगा तभी हम अपने गोल के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करेंगे, है ना। तो प्रतिफल के रूप में प्रत्याशित पुरस्कार पाने पर अधिगम जो होता है वो पुष्ट होता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है वो नहीं मिलता है। जैसे मैंने मेहनत की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं फ़र्स्ट आऊँगी तो मुझे ये मिलेगा, ठीक। क्योंकि भाई अभी तक हर बच्चे को मैंने देखा है कि सबको वही मिलता है ना। जैसे मान लीजिए कि वीडियो गेम मिलेगा, तो एक बच्चे ने बहुत मेहनत की कि हम भी फर्स्ट आएंगे और हमें भी वीडियो गेम मिलेगा, ठीक। अगली बार क्या हुआ कि जब उसने मेहनत की और वो फर्स्ट आया, तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, कुछ ऐसा पढ़ने वाला देते हैं ना, खेलने वाला नहीं देते हैं, वीडियो गेम नहीं देते हैं, कुछ पढ़ने वाला देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और देते हैं। तो उसका जो एक्सपेक्टेड था वो क्या था, वीडियो गेम था, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ थी। बट उसे मिला क्या, उसे मिला बुक। तो वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना, इस चीज़ से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इन्होंने अपना प्रशिक्षण चूहे पर किया। तो चूहे की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि चूहे के एक समूह को पुरस्कार के रूप में चोकर देकर भूल भुलैया में दौड़ना सिखाया, ठीक। उसके बाद वो सीख गया कि भाई दौड़ेंगे तो फिर उसके बाद मुझे चोकर मिलेगा। फिर जब प्रशिक्षण के उपरांत क्या किया गया कि दौड़ लगाने के बाद उसे चोकर के स्थान पर सूरजमुखी का बीज दे दिया गया। तो जो चूहे का बिहेवियर था, है ना, भोजन में इस परिवर्तन से उसका जो व्यवहार था वो प्रभावित होने लगा। अब वो उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, उसमें त्रुटियां कर रहा था। क्यों, क्योंकि उसे मिलना कुछ था और मिला कुछ। यही दूसरा एग्जाम्पल बंदर का इन्होंने दिया है कि भाई एक बर्तन में केला रखा और दूसरे बर्तन में जो है उसको ट्रेंड किया गया, ठीक है, कि स्मरण के आधार पर जब वो सही बर्तन छाट लेगा उसे केला मिल जाएगा। वो ट्रेंड हो गया, उसने ट्रेनिंग ले ली। फिर इन्होंने क्या किया कि चुपके से उस केले की जगह पर चुकंदर रख दिया, ठीक। अब बंदर ने जब सही बर्तन सेलेक्ट किया, उसको खोला तो उसमें केला नहीं था, चुकंदर था। तो अब वो क्या हुआ कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया, कुंठित हो गया, नहीं उसे तो केला चाहिए। वो उछल कूद करने लगा, इधर उधर देखने लगा, मैंने गलत बर्तन कैसे सेलेक्ट कर लिया, मुझे तो केला खाना था, है ना। तो जो पुरस्कार प्रत्याशा है इसका महत्व बहुत ही ज़रूरी है सीखने की प्रक्रिया में। लुप्त अधिगम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लुप्त अधिगम टॉलमैन की थ्योरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि ये लुप्त अधिगम क्या है, ठीक। इसको समझते हैं कि ये लुप्त अधिगम क्या है। अगर हम जैसे कि कोई परिस्थिति या कोई अब जो भी चीज़ें हैं, कई बार होता है कि हमारा जो प्रदर्शन होता है, हम जिस तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं वो हमारे अंदर लुप्त होती हैं और वो तब बाहर आती हैं जब हमें जो रिवॉर्ड है या फिर रीइंफोर्समेंट है या फिर मोटिवेशन मिल जाता है, तब वो चीज़ें बाहर आती हैं। जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसके आधार पर देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि 17 दिन तक, है ना, एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों को 3 समूहों में बांटा और अलग अलग भूल भुलैया में दौड़ने का प्रशिक्षण दिया, ठीक। जो पहला समूह था वो जब जैसे ही लक्ष्य पर पहुंच जाता था उसको तुरंत ही रीइंफोर्समेंट दे दिया जाता था, वेरी गुड, तुरंत उसको रीइंफोर्समेंट मिल गया। जो दूसरा समूह था उसको कभी प्रशिक्षण दिया और कभी नहीं दिया, ठीक। हफ्ते में 2 बार दिया, बाकी दिन नहीं दिया। और जो तीसरा समूह था वो जब
प्रशिक्षण पूरा कर लेता था, जब वो पहुंच जाता था सही स्थान पर, तो उसको कोई भी रीइंफोर्समेंट दिया ही नहीं जाता था, कभी कभी भी नहीं दिया जाता था, पूरी तरीके से इग्नोर। हाँ ठीक है, पहुंच गया, ठीक। बट क्या हुआ फिर, ये देखा गया कि जो जिनको डेली हम दे रहे थे प्रशिक्षण, जिनको हम प्रशिक्षण नहीं, रीइंफोर्समेंट, जिनको हम डेली पुनर्बलन दे रहे थे, जिनको हम डेली मोटिवेट कर रहे थे, उनके अंदर जो सीखने का निष्पादन था उसमें वृद्धि हुई, पर्याप्त उन्नति हुई, क्योंकि भैया उन्हें डेली रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, ठीक है। जो दूसरा समूह था उसके अंदर सीखने के निष्पादन में बहुत कम प्रोग्रेस हुई, क्योंकि उसे कभी कभी मिलता था, हमेशा तो मिलता नहीं था। जैसे कभी कोई चीज़ कभी कभी मिलनी होती है तो हमारे अंदर किसी चीज़ को करने का जोश नहीं होता, वो पता है मिलना है तो है, नहीं मिलना होगा तो मिलेगा नहीं, छोड़ो यार मन नहीं है ना। तो जो दूसरा समूह था चूहे का, वो कभी कभी मतलब उसके अंदर सीखने के निष्पादन में जो वृद्धि हुई बहुत कम हुई। और जो तीसरा वाला समूह था, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि जब उसे 11वें दिन रीइंफोर्समेंट दिया, उसके बाद 11वें दिन के बाद यानी 12वें दिन से उसके सीखने के निष्पादन में वृद्धि हुई, वरना 10 दिन तक तो कुछ भी ऐसा नहीं था, वो बस जा रहा था, है ना। तो सीखने के निष्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी। जब उसको 11वें दिन रीइंफोर्समेंट हमने दे दिया तो 12वें दिन से उसने सारी चीज़ें करना सीख ली। तो इसका क्या मतलब है कि जो तीसरा समूह था, ठीक है, उसने 10 दिन में भूल भुलैया सीख ली थी पहले ही, बट वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर रहा था। क्यों नहीं अभिव्यक्त कर रहा था? क्योंकि पुनर्बलन नहीं दिया गया था, ठीक। उसके बाद जब जैसे ही उसे पुनर्बलन दिया गया तो पुनर्बलन पाने के बाद उस समूह के निष्पादन में अचानक से वृद्धि हो गई। तो इससे ये समझ में आया कि उसके अंदर जो था अधिगम जो था वो विद्यमान था, लेकिन विद्यमान होते हुए भी क्या था, लुप्त था। क्यों? क्योंकि अनुकूल परिस्थिति जो थी वो नहीं थी। तो जब उसको मोटिवेशन मिला गया, जब सारी चीज़ें आई, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर, जैसे कई बार होता है कि हमको कोई चीज़ आती है, कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आता है, बट हम बैठे रहते हैं नील, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, इधर उधर देखते रहते हैं, जस्ट वेरी नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर एकदम से टीचर ने ऐसा कुछ कहा कि नहीं, जो उसको करके दिखा देगा उसको हम ये देंगे, ये रिवॉर्ड देंगे, या ये रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी। तो फिर मैंने सोचा कर देते हैं फिर। तो फिर हम गए और हमने कर दिया, है ना। तो क्या कहना है का मतलब ये है कि जब चूहों का 3 ग्रुप था अलग अलग, तो उसमें जो पहला वाला था ग्रुप, उसके सीखने के निष्पादन में लगातार वृद्धि हो रही थी, ठीक, लगातार वृद्धि हो रही थी। इसका मतलब ये है उसको तो रिवॉर्ड मिलता, क्योंकि वो रिवॉर्ड मिल रहा था, उसको पुनर्बलन मिल रहा था, इसलिए वो सीख रहा था। उसके अंदर वो लुप्त नहीं था, वो तुरंत बाहर आ रहा था, तुरंत उसकी अभिव्यक्ति हो रही थी। लेटेंट मतलब क्या है? लुप्त। कोई चीज़ हमारे अंदर लुप्त हो गई है, वो तब बाहर आती, जैसे हमारे अंदर कोई स्किल है तो टीचर उस स्किल को पहचानता है और उस स्किल को निखारने का प्रयत्न करता है। जब हम पहली बार कहीं अपने आप को बेस्ट साबित कर पाते हैं, तब हमारे अंदर पता चलता है कि वो हमारे अंदर, वो चीज़ हमारे अंदर लुप्त थी, ठीक। अब हमने उस चीज़ को अभिव्यक्ति किया, क्योंकि भाई हमें स्टेज मिला, हमें परफॉर्म करने का मौका मिला, हमें अवसर मिला और हमने वो सारी चीज़ें करी, ठीक है। तो पहला ग्रुप क्या था? वो तुरंत सारी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि उसको रिफोर्समेंट मिल रहा था, तो उसके सीखने के निष्पादन में जो तीव्रता थी वो बहुत अधिक थी, वो सीखने की जो गति थी वो बहुत तीव्र। जो दूसरा ग्रुप था, उसके जो सीखने की गति थी उसमें बहुत थोड़ी सी वृद्धि हो रही थी, क्योंकि उसे रीइंफोर्समेंट कभी कभी मिल रहा था, ठीक। जो तीसरा वाला ग्रुप था वो क्या था कि उसमें सीखने के बाद उसे कुछ रीइंफोर्समेंट कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो उसने सीख लिया था, उसने भी 10 दिन में सीख लिया था, बट उसको क्योंकि रीइंफोर्समेंट कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो वो बता ही नहीं रहा था कि उसे वो चीज़ आती है या वो उसने सीख लिया है, ठीक। जैसे ही उसको 11वें दिन रीइंफोर्समेंट मिला, वैसे ही उसने 12वें दिन से बिल्कुल अचानक से उसके निष्पादन में वृद्धि हो गया। अनएक्सपेक्टेड कहेंगे कि नहीं, वो फटाफट चीज़ें करने लगा, और उसके जो सीखने की गति थी, जो उसके निष्पादन की जो तीव्रता थी, वो बिल्कुल जो पहला वाला ग्रुप था जिस तरीके से वो सीख रहा था उसके बराबर हो गई, ठीक। यानी जो पहला वाला ग्रुप था, जब जो तीसरा वाला ग्रुप था उसको मैंने रीइंफोर्समेंट दिया, तो 12वें दिन से उसके सीखने में अनएक्सपेक्टेड वृद्धि हुई, बिल्कुल मतलब बहुत तेज़ी से उसने काम करना शुरू कर दिया, और इतनी तेज़ी से काम किया कि जो पहला ग्रुप था, जिसे हम सबसे तेज़ मान रहे थे कि सीखने के निष्पादन में वो सबसे तेज़ है, बट नहीं, वो जो तीसरा ग्रुप था वो भी उसके बराबर आ गया कि नहीं,
अब तो मुझे भी मिला रीइंफोर्समेंट, अब तो मैं भी तुम्हारे बराबर चलूँगा। ठीक, तो ये क्या है, लुप्त अधिगम, जो उसके अंदर अधिगम विद्यमान होते हुए भी क्या था, लुप्त था, और जब अनुकूल परिस्थिति मिली तो वो अधिगम बाहर आ गया। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। अब अधिगम के प्रकार इन्होंने बताए हैं। 1949 में इनकी जो बुक थी देयर इज़ मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग, इसमें इन्होंने अपने सीखने के 6 विभिन्न प्रकार बताए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉलमैन की थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक जो टर्म है उसको समझते चलिएगा। जो बेसिक थ्योरी जो पूरी आधारित है वो 2 ही 4 चीज़ें हैं, है ना। पहला तो ये कि मॉलिक्यूलर अप्रोच को नहीं मानते थे, मोलर अप्रोच को मानते थे। इन्होंने ये कहा कि जो सीखना है वो रिस्पॉन्स ओरिएंटेड नहीं है, गोल ओरिएंटेड है। व्यक्ति जो है वो अपने गोल के प्रति चीज़ें करता है, और ये जो चीज़ें हैं ये किस पर बेस्ड होती हैं, उसका जो बिलीफ है, उसका जो विश्वास है, उसका जो एटीट्यूड है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है अपने गोल को पाने के लिए, और उसका जो गोल है वो पर्पसफुल है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण है ना। और इसमें जो चीज़ें वो करेगा वो एकीकृत रूप में करेगा, जैसा कि गेस्टाल्ट में होता था ना, एज अ होल अध्ययन करते थे, उसको छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांटते थे, एज अ होल उनका जो चित्र है वो मस्तिष्क में विकसित हो जाता था, जिसे क्या कहा गया, कॉग्निटिव मैप कहा गया। तो सारे टर्म इम्पॉर्टेंट हैं। लेटेंट अधिगम किससे संबंधित है, या लेटेंट अधिगम की बात किसने की है, तो टॉलमैन ने की है। ठीक, कैथेसिस क्या है, कैथेसिस ये कहता है कि जब हम किसी एक चीज़ का संबंध किसी दूसरी चीज़ से स्थापित कर लेते हैं। ठीक, जो विशेष प्रणोद है, जो एक सर्टेन ड्राइव स्टेट है, उसका संबंध किसी विशेष वस्तु से स्थापित कर लेते हैं। ठीक, अब जो सर्टेन ड्राइव स्टेट है वो क्या है, जैसे जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं, ठीक, ठंडे देशों में जो रहने वाले नागरिक हैं वो मादक पेय जो होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा करते हैं बजाय पानी के, और वो उन मादक पेय का उपयोग करना इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि उनकी जो प्यास है वो जल से संतुष्ट नहीं होती, उनकी जो ड्राइव है वो जल से संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि वो ठंडे देश में है, ठंडी जगह पर हैं, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए जो उनको संतुष्ट करे, तो वो जल से उन्हें नहीं मिलता सेटिस्फेक्शन, इसलिए वो मादक पेय का जो यूज़ है वो ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से जो लोग तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, तो तटवर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी ड्राइव यानी जो उनकी भूख है उसको मिटाने के लिए जो समुद्र में मछलियाँ होती हैं उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं खाने में। ठीक, वो खाने में जो हम लोग खाते हैं जिस तरह दाल चावल सब्जी रोटी नहीं, क्योंकि उनको वो चीज़ ज़्यादा आसानी से मिल रही है, वो वहीं रहते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में। अब हमें यहाँ क्या कुछ मिलेगा फ्रेश, नहीं, लेकिन वो तो वहीं है ना, उन्होंने समुद्र से आसानी से चीज़ें निकाल ली, बनाया और खा लिया। तो कहने का मतलब है कैथेसिस क्या है, कैथेसिस एक सीखने में जो वो अवस्था है जिसका संबंध हम किसी विशेष वस्तु से स्थापित कर लेते हैं। हमारा जो प्रणोद अवस्था है इसको हम किसी विशेष वस्तु से स्थापित कर लेते हैं, तो वो क्या है, कैथेसिस है। ठीक, तुल्यता विश्वास, इक्विवेलेंस बिलीफ। अब इसको इस तरीके से समझिएगा कि आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, या फिर आपका जो गोल है वो क्लास में फर्स्ट रैंक पे आना है, एकदम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाना है। ठीक, तो एक तो ये गोल हो गया कि भाई आप फर्स्ट रैंक पर आओगे तो आपका कॉलेज में नाम होगा, सारे टीचर्स आपको जानेंगे, सारी चीज़ें ये भी होंगी। एज़ वेल एज़ साथ ही साथ ये भी है कि वो जो आपके माता पिता हैं उनसे भी तो आपको प्रशंसा मिलेगी। इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, दोनों ही तरफ इक्वल हैं। जैसे जो आपकी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के साथ साथ बालक उच्च अंक जब उसे मिलेंगे तो उसका लक्ष्य जो है वो बालक को वही मोटिवेशन देगा, क्योंकि जो मोटिवेशन उसे माता पिता से प्रशंसा प्राप्त करके मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को तुल्यता विश्वास कहा जाएगा। तुल्यता विश्वास अधिगम के नाम से इन्होंने संबोधित किया है उसे, कि जो एसआर थ्योरी में, जो एसआर थ्योरी के जो आपके सेकेंडरी लॉ थे उनसे ये चीज़ें मिलती जुलती हैं, और इसमें दैहिक प्रणोद की तुलना में सामाजिक जो सोशल ड्राइव है वो ज़्यादा प्रभावी होती है ना, क्योंकि
आपकी जो दैहिक प्ररोध है यहाँ से वो कहाँ सेटिस्फाइड, भाई आपने अच्छे नंबर लाए, आपको समाज में आपका नाम हुआ, आपके बोर्ड पे बाहर बैनर लगा, उस पर आपका नाम हुआ कि भाई इन्होंने इतने परसेंट लाए, मम्मी पापा ने जो है आपको बहुत बधाइयाँ दी, मम्मी पापा बहुत खुश हुए, सारे रिश्तेदारों का फ़ोन आने लगा, है ना। तो ये क्या है, सामाजिक ड्राइव है, सामाजिक ड्राइव की भूमिका इसमें अधिक प्रभावी रहती है। क्षेत्र प्रत्याशा एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है कि इस प्रकार के सीखने में जो प्राणी है वो अपने वातावरण में होने वाली जो परिवर्तन है, वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन है उसमें तारतम्यता स्थापित करने वाली बातों को सीख लेते हैं। जैसे कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में एक साइन मिलता है, आगे चल के दाएं मुड़ना है यहाँ जाने के लिए, आगे चल के बाएं मुड़ना है वहाँ जाने के लिए। तो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, हमें जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाने से पहले में रास्ते में बहुत सारे साइंस मिलते जाएंगे और हम सही जगह पर आराम से पहुँच जाएंगे। ये क्या है, एक्सपेक्टेंसी है। अपनी जो इन्वायरमेंट है उसमें जो होने वाले चीज़ें हैं उनसे जो हम तारतम्यता स्थापित कर लेते हैं, और ये एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ये जो सीखना है उसको जो प्रभावित करती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेंसी है। अभी आपने रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी पढ़ी, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी भी यही थी ना कि आपको पुरस्कार मिलने की जो प्रत्याशा थी वही आपकी लर्निंग में वृद्धि कर रही थी। तो एक्सपेक्टेंसी का जो पूरा होना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखने में, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट फील्ड कॉग्निटिव मोड, जो स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टिमुली है उसके प्रति आपको कैसा रिस्पॉन्स करना है, उसके लिए जो आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ठीक। जो आपके कॉग्निशन में जो स्ट्रेटजी है ना, तो उसको आप किस तरीके से अपनाते हैं। आपने जो परसेप्शन फील्ड, जो आपका प्रत्यक्षात्मक जो आपके माइंड में चीज़ें थीं पहले से, ठीक, उनको आप नई परिस्थिति में किस तरीके से नई समस्याओं का आप उनसे समाधान करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो क्या है, फील्ड कॉग्निटिव मोड। फिर है प्रणोद विभेदन। आप प्रणोद तो समझ ही गए हैं, प्रणोद का डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि एक जो विशेष प्रकार की अनुक्रिया करना आप सीख जा, एक आपकी आंतरिक अवस्था होती है जो आपको विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो जब आप अलग अलग करने लगते हैं, जब जो ड्राइव है उसको पहचान कर आप अलग अलग, जैसे प्यास लगने पर क्या है, प्यास लगने पर प्यास पानी, और भूख लगने पर भूख, है ना। तो प्यास लगने पर आप प्यास के डायरेक्शन में, पानी के डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, और भूख लगने पर आप खाने के डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, आपने विभेद करना सीख लिया है। पेशीय प्रारूप आपके जो मोटर स्किल्स होते हैं, जैसे आपका मुड़कर देखना, जैसे आवाज़ आई शोर हुआ आपने तुरंत मुड़कर देखा, ठीक, तुरंत इधर से आवाज़ आई, तुरंत उधर से आवाज़ आई, या फिर किसी ने आपको टच किया, फिर किधर आपने मुड़ के देखा, आपका हाथ गर्म लग गया, तो आपने तुरंत जो चीज़ें करी वो क्या है, मोटर पैटर्न है। तो सीखने में प्राणी के व्यवहार के साथ पेशीय प्रारूप भी जुड़ जाते हैं और अनुबंधित हो जाते हैं, ठीक। तो वो है मोटर पैटर्न। अब शैक्षिक निहितार्थ देख लेते हैं। जैसा कि सभी में शैक्षिक निहितार्थ इम्पॉर्टेंट है कि टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो सीखने में उद्देश्य की भूमिका तथा महत्व को रेखांकित करता है, यानी बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वो उनके लिए लाभप्रद हो और आवश्यकता के अनुरूप हो। सीखना कभी व्यर्थ नहीं होता है ना। जैसे लुप्त अधिगम की बात हुई थी, जैसे कई बार होता है कि हम सोचते हैं अरे यार हमने इतना सब कुछ पढ़ा बट क्या फ़ायदा, नौकरी तो लगी नहीं, ठीक। तो वो चीज़ क्या है, वो आपके अंदर आपने सीख लिया, आपको लग रहा है वेस्ट हो गई, वेस्ट नहीं हुई। दूसरी सिचुएशन में किसी दूसरे एग्ज़ाम में आप वो चीज़ें कर ले जाएंगे। आपको नहीं पता कि कब कौन सी चीज़ आपके लिए रखी गई है ना। तो जैसे ही अवसर मिला, अनुकूल परिस्थितियाँ हुई, आपने वो चीज़ें तुरंत क्रैक कर ली। तो वो चीज़ें आप तभी क्रैक कर पाए ना जब आपने पढ़ी थी, जब आपने लर्निंग की थी, जब आपने सीखा था। अगर आप ये सोच कर कभी लर्निंग ही ना करें कि भैया होना ही नहीं है कुछ, तब तो फिर कुछ नहीं होगा, ये बात सही है। लेकिन अगर आपने अभी सीख लिया और इस बार अगर नहीं भी हुआ तो डेफिनेटली इस बार किसी और एग्ज़ाम में सही या फिर अगली बार दूसरे एग्ज़ाम में सही हो जाएगा, ठीक। तो लर्निंग कभी व्यर्थ नहीं जाती है, टॉलमैन कहते हैं। भले तुरंत उसका रिज़ल्ट ना मिले, भले चीज़ें तुरंत ना रहें, लेकिन आप अभ्यास अगर जारी रखेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, तो जब उपयुक्त अवसर होगा तब ये जो लुप्त अधिगम है ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद जो यांत्रिक संबंध है, जो अनुकूलन का खंडन करते हुए सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम पर बल देता है कि समझ और बोध पर अधिक बल देना चाहिए। जो पूरा जो सीखने की परिस्थिति में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका एक मानसिक
दिमाग में सारी चीज़ें फिट कर लेनी चाहिए। उस अकॉर्डिंग जो सूझ है, जो जो समझ है, जो बोध है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपका सीखना, ठीक है। केवल आपका जो सीखना है वो रिस्पॉन्स ओरिएंटेड ना हो कि नहीं भाई हमने ये रिस्पॉन्स किया, इसका क्या गोल है वो होना चाहिए। नई बातें सिखाते समय बाह्य पुरस्कार के स्थान पर आंतरिक अभिप्रेरणा पर भी बल दिया जाना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा अगर होगी तभी आप सीखने में ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं, प्ररोध हैं, पूर्वाधिगम हैं, आयु संबंधी मध्यवर्ती चर हैं, ये सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इस प्रकार शिक्षण अधिगम के दौरान जो मध्यवर्ती चर हैं उनको पहचान लेना चाहिए। तीनों चरों की बात हमने कर ली है, उनको पहचान कर उनकी उचित भूमिका पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ टॉलमैन की थ्योरी ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।